तलाक के 7 साल के बाद जो पत्नी होती है वह तो बन जाती है अफसर, तहसीलदार बन जाती है। और फिर दोस्तों उसके पति जो होते हैं जिसके साथ तलाक हुआ था, उसी के ऑफिस के बाहर कुल्फी बेचा करते हैं। और फिर एक दिन इन लोगों की ऐसी मुलाकात होती है, आप पूरी कहानी को ज़रूर देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छी कहानी है। जब वह गाड़ी से आती जाती थी, ऑफिस के बाहर कुल्फी लगाने वाला अपने मुंह पर डाटा लगा कर रखा करता था, अपनी तौलिया, अपनी स्वापी, अपने गमछे का, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ा करती थी तो धूल मिट्टी की वजह से मुंह ढक कर रखा करता था। और जो यह तहसीलदार थी यह भी अपना मुंह पर मास्क वगैरह लगाकर ही गाड़ी से उतरा करती, वहाँ से गुजरा करती थी। तो दोनों ही एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। और जो पति था जो कुल्फी बेचा करता है, मगर एक दिन जब भेद खुलता है तो दोस्तों यहाँ पर जो होता है, पूरी वीडियो को आप देखिएगा। यह जो तहसीलदार थी बड़ी ही एक तरह से कहते हैं बहुत ही जो लक्ष्मी होती है ना घर की, इस टाइप की वह लड़की थी। क्या हुआ था आखिरी तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना बिहार के अंदर घटित होती है। एक गांव के अंदर मनीषा नाम की एक लड़की जो कि पढ़ाई लिखाई कर रही है, और वह 3 बहनें हैं अपने पिता की, और पिता जो हैं वह टीचर हैं, सरकारी टीचर, और माँ है। यह लोग पूरा परिवारों का है, और मतलब इस परिवार के अंदर ये सारे लोग रहते हैं। मनीषा की 3 बहनें और ख़ुद मनीषा, और जो पापा हैं वो सरकारी मतलब टीचर थे, सरकारी तो नहीं थे, टीचर थे, और इस तरह से यहाँ पर रह रहे होते हैं। जो मनीषा थी पढ़ाई लिखाई करने में बहुत होशियार थी, बहुत ज़्यादा रुचि थी। उसके मन में सपना था कि वह पढ़ लिख करके कोई बड़ा अधिकारी बनेगी, और इसी उद्देश्य से वह पढ़ाई लिखाई कर रही थी। घर वालों ने अब मनीषा की शादी की चिंता करनी शुरू कर दी होती है, क्योंकि मनीषा इन बाकी बहनों से बड़ी थी। अब घर वाले शादी करना चाहते थे और मनीषा को पूछते हैं, बेटी हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। लेकिन मनीषा कहती है, पापा मैं अभी पढ़ाई करना चाहती हूँ और आप लोग मेरी शादी कर रहे हो। लेकिन जो पापा होता है वह कहता है कि बेटी अभी तेरे बाद 3 बहनें और हैं तुम्हारी, एक एक करके सबकी शादी करनी है। और तुझे पता है मैं बीमार रहता हूँ, और बीमारी की वजह से मैं कभी भी मेरी मृत्यु हो सकती है। उससे पहले मैं तुम सभी बहनों की शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी मौत के बाद तुम कहाँ दर दर की ठोकरें खाती हुई घूमोगी। रही तुम्हारी पढ़ाई की बात, तो जहाँ पर मैं तुम्हारी शादी करूँगा उस लड़के से मैं बातचीत कर लूँगा कि मेरी बेटी को पढ़ाई लिखाई करने देना। तो अब यह सुन करके मनीषा कहती है, ठीक है तो पापा जैसा आप चाहें। और उसके बाद जो पापा होते हैं उसके लिए एक लड़का ढूंढ लेते हैं जिसका नाम होता है मोहित। मोहित अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मोहित के माँ बाप का एक बिज़नेस था, और उस बिज़नेस को मोहित ही संभाला करता था, क्योंकि माँ बाप अब ज़्यादा उस बिज़नेस में अपने बेटे को ही उतारना चाहते थे। कहा करते थे कि हमारे बाद बेटा ही इस बिज़नेस को संभालेगा। काफ़ी उनके पास ज़मीनें थी, और काफ़ी उनके पास पुश्तैनी ज़मीनें भी थी, और नई ज़मीनें शहर में भी थी। इस तरह का वह परिवार था। और मनीषा के लिए जब रिश्ता जाता है तो रिश्ता यहाँ पर तय कर दिया जाता है, और फिर तय की गई तारीख पर इन दोनों की धूमधाम से शादी करवा दी जाती है। शादी होने के बाद मनीषा जब उस घर में जाती है, सास ससुर तो बहुत प्यार करते हैं, बेटी से भी बढ़कर उसको मानते हैं, क्योंकि उनका इकलौता बेटा था, उसकी पत्नी थी, तो अपनी बेटी समझते हैं, उसको बहू भी समझते हैं, बेटी भी समझते हैं। सास ससुर खूब प्यार करते हैं। तो पहले पहले कुछ दिनों में मनीषा अपने माँ बाप से कहा करती थी कि मम्मी पापा वो तो आपसे भी ज़्यादा बढ़कर प्यार करते हैं, जो मेरे सास ससुर हैं बहुत अच्छे इंसान हैं, और ज़्यादातर मेरा ससुर है जो वो तो मुझे अपनी बेटी के समान मानता है। कोई भी इच्छा मैं एक बार जाहिर करती हूँ तो मेरे लिए चाहे कितना भी पैसा खर्च हो जाए, तुरंत मेरे लिए वो चीज़ हाजिर हो जाती है जिसका मैं बोलती हूँ। यह बात सुन करके जो मनीषा के माँ बाप होते हैं तो वह बहुत खुश होते हैं कि चलो हमने एक अच्छा घर अपनी बेटी के लिए ढूंढ लिया। और उसके बाद इसी तरह से समय चल रहा होता है। मगर दोस्तों अब इस खुशी परिवार को किसी की नज़र लग जाती है। अभी तक तो मोहित पर काफ़ी पैसा रहा करता था, व्यापार भी वही किया करता था, तो पैसों की कोई उसके पास चिंता तो थी नहीं। और उस गाँव के अंदर जो मोहित होता है वह पैसे वाला था, यानी कि मोहित और मोहित का परिवार सबसे ज़्यादा पैसे वाला था उस गांव के अंदर। और अड़ोसी पड़ोसी भी मुंह पर तो तारीफ़ें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अड़ोसी पड़ोसी भी अंदर ही अंदर जलते थे उनकी कामयाबी के आगे। पर कोई दिक्कत नहीं है।
अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अब इनकी जो सुख के दिन थे वो ख़त्म होने वाले थे, क्योंकि चाल इनके समय की उल्टी चलने लगी थी। जो मोहित था, जिन दोस्तों के साथ वह बैठा करता, जो अड़ोसी पड़ोसी लोग होते हैं, वह उसको अपने साथ ले जाया करते और कभी पार्टी करवाने ले जाते, शराब पिलाने ले जाते, इस तरह की चीज़ों में उसके साथ वह रहा करते। और खर्चा मोहित ही किया करता, उसको फुटों पर चढ़ा दिया करते कि यार मोहित से ज़्यादा अमीर कौन है हमारे इस इलाके में। तो मोहित उन सारे लोगों के लिए खर्चा कर दिया करता और वो लोग शराब पिया करते और साथ में मोहित को भी शराब पिला दिया करते। इस तरह से यहाँ पर अब मामला चलने लगता है। अभी तक तो ठीक था। जो मनीषा थी वह भी यह सोचती थी कि देखो बिजनेस में काम करने पड़ते हैं और थोड़ा यार दोस्तों के साथ अपना माइंड फ्रेश कर लेता है, कोई बात नहीं, अभी कुछ नहीं कहती है वह। लेकिन धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो अब मनीषा को पता लगता है कि उसके पति को उसके यार दोस्तों ने गंदे रास्ते पर भी उतार दिया है। उसका पति मनीष लड़कीबाजी करने लगता है, बहुत सारा पैसा खर्च करता और अपने साथ जिन दोस्तों को ले जाता उनका भी पैसा वह कोठे के अंदर अपनी तरफ से दिया करता। इतना खर्चा वह करने लगता है, व्यापार पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, बहुत सारी डील अधूरी रह जाती हैं, डील फाइनल नहीं हो पाती हैं, तो व्यापार भी अब ठप पड़ने लगता है। यहाँ पर तक की मजदूरी निकलना मुश्किल हो रही थी। लेकिन अभी भी दोस्तों वह लगातार चले हुए था, अपने माँ बाप को नहीं बताता है कि क्या हुआ मेरे साथ। अब दोस्तों यहाँ पर जब लड़की के बारे में पता लगता है कि लड़कीबाजी भी करता है तो मनीषा उसको समझाती है, लेकिन वह समझता नहीं है। और जो मोहित होता है अभी भी अपने उन्हीं कुकर्मों पर टिका हुआ था। मनीषा बार बार उसे समझाती, लेकिन अब वह दारू पी करके अपनी पत्नी मनीषा को ही डांट दिया करता। काफ़ी विरोध करने के बाद भी मनीषा के काबू में बात नहीं आती है और खूब समझाती है। जब नहीं समझा तो अब यहाँ पर दोस्तों मनीषा सोचती है कि अब तो मामला बन ही नहीं सकता। पापा के पास फ़ोन करती है और कहती है, पापा मेरे सास ससुर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिसके साथ मुझे ज़िंदगी गुजारनी है मोहित, वह तो गलत रास्ते पर चल चुका है। मैंने सोचा समझा लूँगी, लेकिन वह समझ भी नहीं रहा है। अपने यार दोस्तों के साथ वह मौज मस्ती से घूमता है और खूब पैसे उठाता है। अब तो यहाँ पर वह कहती है, मुझे अपने पास ले चलो पापा। और उसका पापा आता है, पहले वह भी समझाता है मोहित को, लेकिन मोहित उससे भी उल्टा बोल जाता है। तो अब जो पापा होता है अपनी बेटी मनीषा को अपने साथ ले जाता है मायके। और वहीं पर मनीषा अब कहती है पापा से कि पापा जो ज़िंदगी बीती उसको छोड़ो, मैं पढ़ना चाहती हूँ और मेरे पति से मेरा तलाक करवा दो, क्योंकि अब मैं उसके साथ जाना नहीं चाहती। तलाक के डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं। मनीष भी, जो ये लड़का था मोहित, मैं मनीष कह रहा हूँ दोस्तों, ये मनीषा है लड़की का नाम, तो मोहित है उस लड़के का नाम, मैं बार बार मनीष कह जाता हूँ। तो जो मोहित होता वह भी अपने गुस्से में भरा हुआ था कि मुझे छोड़कर क्यों गई, तो वह भी तलाक दे देता है और मनीषा जो होती है भी तलाक दे देती है। मनीषा ने अब दोस्तों 4 सालों तक पटना में रह करके पढ़ाई की और लगातार पढ़ाई कर रही होती है। और मोहित जो होता है, मोहित का व्यापार ठप पड़ने लगता है, उसकी ज़मीन जायदाद बिकने लगती है। पापा बीमार हो गए थे, पापा बिजनेस को संभालते वो बीमार हो गए थे। अब तो मामला बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। बेटा पूरे पैसों को उड़ा रहा था, ज़मीनें बिक रही थी, शहर की ज़मीनें भी बिक रही थी, पुश्तैनी ज़मीनें भी बिक रही थी। और दोस्तों इसमें पीछे मेन कारण जो था इसके पीछे वो कुछ और था, उसको मैं बाद में आपको बताऊँगा। ज़मीनें जो बिकी थी, उधर जो मनीषा होती है पढ़ लिख करके वह तहसीलदार बन जाती है। और फिर दोस्तों उसके पिता कहता है कि भाई दूसरी शादी कर लो बेटी, लेकिन वह अपने पापा से कहती है नहीं पापा मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूँगी और जैसे रहना मैं ऐसे ही रहूँगी। और उसके बाद दोस्तों उसका ट्रांसफ़र वैशाली ज़िले में हो जाता है और वहीं पर ऑफिस के अंदर वह बैठा करती है। अब तो वहाँ पर काफ़ी दिन वह बैठती है तो उसके ऑफिस के बाहर एक कुल्फ़ी वाला था और ऑफिस के अंदर उस कुल्फ़ी वाले की काफ़ी तारीफ़ें हुआ करती थी कि उसके जैसी कुल्फ़ी कोई नहीं बनाता है। तो अब वह निकलती वहाँ से, वह भी देखा करती थी कुल्फ़ी वाला कुल्फ़ी बेचा करता, मुँह पर मास्क लगाया हुआ करता, क्योंकि दोपहरी में धूल उड़ती है तो उससे बचाव हो जाता है चेहरे का। और वह महिला जो थी, जो ये तहसीलदार बनी थी, ये भी मनीषा भी, ये भी मास्क लगाया करती। अब तो यहाँ पर वह निकला करती, देखा करती, लेकिन पहचान कोई नहीं पा रहा था एक दूसरे को। एक दिन की बात होती है, जो तहसीलदार होती है मनीषा, वह अपने ऑफिस में बैठी थी और बाहर खिड़की से ऐसे ही झांकने लगती है। तो उस टाइम उस कुल्फी वाले ने अपना मास्क उतारा हुआ था, चेहरा धोया था गर्मी की वजह से, तो उसका चेहरा देखते ही जो तहसीलदार होती है मनीषा, उसके अंदर सिहरन सी पैदा हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि वह उसका पति था जिसका नाम था मोहित, वह कुल्फ़ी बेचने का काम कर रहा था। अब तो जो मनीषा होती है वह सोचती है कि यह कुल्फ़ी क्यों बेच रहा है, इसका तो इतना तगड़ा व्यापार है,
मैं खुद तहसीलदार हूँ, इसके बराबर तो मैं भी नहीं थी जितना यह था ऊपर स्टेटस में। और बहुत सारे मतलब किराए की ज़मीनें थी जिन पर किराया चलता था, तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए तो किराया आया करता था इनके घर में। फिर इनके कारखाने थे और फिर इनके जो व्यापार था वो चला करता था। पुश्तैनी ज़मीन थी गाँव के अंदर, कई एकड़, तकरीबन 30 से 35 एकड़ उसकी फसल का जो कहते हैं पट्टा आया करता था। शहर में जो ज़मीन थी उसको किराए पर दिया हुआ था और बहुत सारा इसका व्यापार था। लेकिन आज ये कुल्फ़ी बेच रहा है। इस बात को सोच करके मनीषा का मतलब कहते हैं ना, एक तरह से बात हजम नहीं होती है। अब वो अपने कर्मचारी से कहती है, देखो जो ये कुल्फ़ी बेच रहा है इसको बुला कर लाओ। अब जो कर्मचारी होता है बाहर जाता है, कुल्फ़ी बेचने वाले से कहता है कि भाई आपको मैडम बुला रही हैं। वह कहता कौन मैडम? कहता तहसीलदार मैडम वो बुला रही हैं। तो वह बाहर से माफ़ी मांगने लगता है, मोहित की मुझे माफ़ कर दो, अगर इस रेहड़ी को मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है इसकी वजह से कह रही हो तो मैं रेहड़ी हटा लूँगा यहाँ से। लेकिन कर्मचारी कहता है कि वो मुझे पता नहीं, तुम पहले मिल लो उससे जा करके। उसको अपने साथ ले आता है जो तहसीलदार का कर्मचारी होता है। आकर मास्क उसके चेहरे पर लगा हुआ था और उसने मास्क उतार दिया था जैसे कि अफसर के कमरे में गया था। लेकिन जो मैडम थी महिला, उसने मास्क लगाया हुआ था। अब एकदम से उसके पास जाकर माफ़ी मांगने लगता है, मैडम जी अगर मेरी रेहड़ी की परेशानी हो तो मैं उसको हटा लूँगा और कल ही हटा लूँगा या फिर आज ही हटा लूँगा, आप बोलो। वो मनीषा कहती है तुम बैठो नीचे, तुम मुझे जानते हो? वह कहता है मोहित नहीं जी मैं तो नहीं जानता आपको, आप तहसीलदार हो इस यहाँ की। इतने में वो अपना मास्क हटा देती है और उसको देख करके मोहित एकदम से चौंक जाता है कि तुम मनीषा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मनीषा कहती है कि तलाक के बाद मैंने पढ़ाई की थी, पढ़ाई करने के बाद मैं तहसीलदार बन गई हूँ, मगर तुम कुल्फ़ी बेच रहे हो, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? अब तो वह अपनी पुरानी यादों में खो जाता है और रो रो करके पूरी कहानी मनीषा को बताता है कि मैं जब यार दोस्तों के साथ शराब पिया करता, गंदे व्यसनों में पड़ गया था, तुमने भी रोकने की कोशिश की थी, माँ बाप ने भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मैं रुका नहीं था। सारा व्यापार मेरे हाथों में था, पैसे की बागडोर मेरे हाथों में थी। उन दोस्तों के साथ में बिगड़ता चला गया। बाद में मुझे पता चला कि जो गांव के अंदर बाकी मेरी तारीफ भी किया करते थे मेरे मुंह पर, वो मेरे मुंह के बाद में मेरी पीठ फिरते ही मेरी बुराइयां किया करते थे। वो मुझे मिट्टी में मिलाना चाहते थे। जो मेरे यार दोस्त थे मेरे पास खाते पीते थे, मेरी ही बुराइयां करते थे, जिस थाली में खाते उसी में छेद करते थे। ऐसा माहौल था। और फिर उन्होंने इतना मेरे साथ अय्याशी करवाई कि मेरा पैसा डूबता चला गया, मैं अपने व्यापार पर ध्यान नहीं दे पाया और फिर मेरे ऊपर कर्जा होता चला गया। और कर्जे में एक एक करके मैं कभी ज़मीन बेचता, कभी कुछ बेचता, कभी गाँव की ज़मीन बेच करके उस व्यापार की पूर्ति करता जिसमें घाटा हुआ, और फिर कभी ऐसा करता कि भाई जो शराब दारू अय्याशी का पैसा उसको चुकाने के लिए किसी ज़मीन को बेच देता। इस तरह से करते करते आज मेरी सारी ज़मीन मेरे पड़ोसियों ने हड़प ली है। कुछ तो मैंने बेची थी, कुछ उन लोगों ने मुझे शराब पिला करके मेरे झूठे दस्तखत करवा करके और मुझसे थोड़ी ज़मीन के बदले में दुगनी चौगनी 10 गुना ज़मीन उन्होंने हड़पी है। जब उन्होंने सारी ज़मीन ले ली तब मुझे पता चला कि इन्होंने तो मेरी कहते हैं एक तरह से 80% ज़मीन इन्होंने हड़पी है, 20% मैंने बेची थी। मगर अब ये करे क्या? ना पैसे का पावर रहा, ना इसके पास कोई दमखम रहा। इधर जो लड़की होती है मनीषा, वह पूछती है पापा कैसे हैं? बताता है कि पापा बीमार चल रहे थे और पापा की मौत तो 2 साल पहले हो चुकी। माँ है अकेली घर पर, मैं कुल्फ़ी बेचता हूँ, उनके लिए कुछ ले जाता हूँ खाने के लिए, बस ऐसे गुजारा हो रहा है। अब तो यहाँ पर मनीषा देख करके कि इसके साथ धोखा भी हुआ है तो वह उसी गांव के तहसीलदार को फ़ोन लगाती है। अब इसकी सारी ज़मीन के कागजात निकलवाती है और फिर दोस्तों इस मोहित से कह देती है ठीक है तुम अपनी कुल्फ़ी लगाओ और कुल्फ़ी वहाँ पर मत लगाओ, कुल्फ़ी हमारे ऑफिस के अंदर ही यही प्रांगण में लगाओ और मैं दुकान दिलवा देती हूँ। यहाँ पर भी दुकानें किराए पर उठती हैं तो उसको वहीं पर दुकान दिलवा दी होती है। मगर कहती है वो कि किसी को बताना नहीं कि तुम मेरे पति हो। वह कह देता ठीक है मैडम जी मैं नहीं बताऊँगा। और उसके बाद वह वहाँ गांव के तहसीलदार से मोहित के सारी ज़मीन के डॉक्यूमेंट निकलवाती है और उनको चेक करवाती है तो वहाँ पर धोखेबाजी से वो ज़मीन उतारी गई थी। धीरे धीरे करके 1 साल में सारी ज़मीन वापस इस लड़के मोहित के नाम आ जाती है। अब जिनकी पास वह ज़मीन जा चुकी थी वह घबरा रहे थे कि आखिर इस मोहित का साथ दे कौन रहा है जो ज़मीन सारी की सारी वापसी उसके नाम जा रही है। मगर दोस्तों अब वह करते भी क्या, वो तो ज़मीन तो जा चुकी थी। अब यहाँ पर 1 साल होने के बाद मनीष को वह सारे डॉक्यूमेंट्स थमाती है कि ये लो तुम्हारी सारी ज़मीन, सारी प्रॉपर्टी, गांव की, शहर की, सारे जितने तुम्हारे किराए पर चलते थे मकान वो, और फैक्ट्री के भी कागजात ये रहे मेरे पास तुम्हारे। अब तो उन कागजातों को देखकर मोहित तो बस पूरा नहीं समाता है कि मनीषा ये तुमने क्या किया, तुमने कैसे कर दिया, मुझे बताया भी नहीं। मनीषा कहती कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपना जियो ज़िंदगी से और अच्छे से रहो और ये तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ में है। अब तो यह बात कहती है तो इधर जो मोहित होता है
आंखों में आंसू भर लाता है और एकदम से उसके पाँव में गिर जाता है कि मनीषा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम तो मुझे समझाती थी कि जो तेरे यार दोस्त हैं अपने सगे नहीं हैं, इनको ज़्यादा पैसा मत खर्च करो इनके ऊपर, ज़्यादा मत रहो इनके साथ वरना तुझे पागल सा कर देंगे और तेरी प्रॉपर्टी हड़प लेंगे। लेकिन मैं ही नहीं माना था कि इतने प्यारे यार दोस्त हैं वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। और उसके पाँव पकड़ने लगता और कहता मनीषा तुम मेरे साथ चलो, माँ तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही है, पापा तो तुम्हें याद करते करते मर गए, लेकिन मैं क्या करता, मैं तुम्हारे पास जा भी तो नहीं सकता था, तलाक हो गया था। मनीषा कहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो, वो कुछ दिन के लिए तुम जाओ अपना काम देखो और ये लो कागजात। और उसके बाद दोस्तों मनीषा अपने घर जाती है, आंखों में आंसू थे। पापा के पास जा कर के कहती है पापा मम्मी जो मोहित है, और अब बता रही है एक साल के बाद कि भाई मोहित है उससे मुलाकात हुई है, सारी कहानी वहाँ पर बता दी होती है। वो बिगड़ गया था, उसका बर्बादी हो गई थी, मैंने सारा कुछ उल्टा दिलवाया उसको और वह अब सुधर गया है बेचारा। अपनी आइसक्रीम बेच करके वह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, माँ का और अपना। और मैंने उसी दिन से नज़र रखी है उसके ऊपर कि वह शराब वगैरह तो नहीं पीता है। अपने कर्मचारी नौकरों को भी उसके पीछे लगाया था कि देखो इसको कहीं शराब तो नहीं पीता है, अभी भी अय्यासी तो नहीं करता है। लेकिन एक साल में उसने पूरा पता लगा लिया था कि मोहित कुछ भी नहीं करता, जो भी कमाता है सिर्फ अपने घर ले जाकर अपनी माँ के हाथ में रख देता है और सुबह फिर से दुकान पर आ जाता है। इतना पता निकालने के बाद अब वह अपने पापा से कहती है पापा वह मुझसे शादी करना चाहता है, मैं उससे शादी करने वाली हूँ। पिता कहता बेटी ये तो बहुत अच्छी बात है, अपने पति के पास वापस जाएगी, प्रॉपर्टी भी सारी की सारी तुमने वापस ले ली है। और उसके बाद वह अब इस मोहित से हामी भर लेती है चलो ठीक है शादी करते हैं, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं करना कि मैं मना करूं और फिर भी तुम। लेकिन मोहित गिर जाता है, पाँव में रोने लगता है, नहीं नहीं मनीषा ऐसा कभी नहीं होगा, मेरी बहुत बड़ी गलती थी। शादी होती है उनकी, शादी होने के बाद मनीषा अपने ससुराल जाती है, सास के पाँव छूती है। सास तो बहुत खुश हो जाती है, बेटी कब से इंतजार था तेरा, तेरे जैसी बहू तो कोई नहीं थी, लेकिन इस बेईमान ने इसने सारे गलत रास्ते पर चला था। और अब ये दोस्तों मिलजुल करके आराम से रहते हैं। एक साल बाद उनको बेटा भी पैदा हो जाता है और अच्छे से ज़िंदगी फ़िलहाल गुजर रही है। इस तरह से कई बार ज़िंदगियाँ जब पटरी से उतर जाती हैं तो और किस्मत कई बार दोबारा से पटरी पर ज़िंदगियों को लौटा देता है। लेकिन हर इंसान के साथ ऐसा नहीं होता दोस्तों। एक बार जो बर्बाद हो जाता है समझो उसकी ट्रेन छूट गई। ये जो मैं कहानियाँ बताता हूँ इनमें आपको लगता होगा भाई देखो इनका तो जीवन सुधर गया, अगर हमारे साथ ही ऐसा हो जाए, हमारी ज़िंदगी बिगड़ जाए तो हमारी भी सुधर जाएगी, जैसे इस कहानी में हुआ। मैं ये गिनी चुनी कहानियाँ लेकर आता हूँ दोस्तों, जो हज़ारों में लाखों में एक आध कहानी ऐसी होती है। बाकी आपको अपने आप को पहले से ही संभालना है। एक बार बात बिगड़ जाती है तो बहुत ही रेयर चांस हैं, बहुत ही कठिन काम हो जाता है वापसी पटरी पर आने का। ये तो कई गिनी चुनी कहानियां हैं वो जो लाखों में होती हैं। इसलिए यहाँ पर आपको लगता होगा कि भाई ज़िंदगी बिगड़ने के बाद बन जाएगी, लेकिन बनेगी तब जब आप नेक नियत से रहोगे, तभी बनेगी ज़िंदगी। और सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि भैया सबसे पहले आप ऐसे गंदे व्यसनों में पड़ो ही ना जिससे ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। ज़िंदगी बर्बाद कहाँ पर होती है पता है? दो चीज़ों में होती है। एक तो जब हम उधार ले लेते हैं बिना सोचे समझे कि हम दे देंगे, उधार पे उधार लेते जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसियों से बैंकों का लोन तरह तरह के ले लेते हैं, वो सबसे बड़ी खाई होती है। एक बार जो इंसान क्रेडिट कार्ड के बिलों में फंस गया और फिर उधार के चक्कर में फंस गया, लोन पर लोन लेता चला गया, EMI भरने में लग गया, तो भैया उसकी ज़िंदगी के तो झंडे लग गए हैं, समझ लेना आप। इंसान के पास बड़े बड़े फैक्ट्री वाले लोग हैं, बहुत सारे बिजनेस भी बनाए हुए हैं, बहुत सारे अमीर ऐसे हैं जिनके पास काफ़ी पैसा है, सारा सिस्टम समाया हुआ है, लेकिन वो सारी चीज़ें किस्तों पर हैं। उनसे अच्छा, उनसे सुखी वो आदमी है जिसने किसी से कोई लोन ना लिया हो, किसी से कोई कर्जा ना लिया हो, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये कमाता है और उससे अपना परिवार का भरण पोषण कर लेता है। ना किसी का कर्जा है, ना कोई तगादे वाला आ सकता है घर पर, शान शौकत से छाती चौड़ा कर रहता है वो समाज के अंदर, वो अच्छा है भैया। और जिसका मतलब लाखों का कारोबार है, व्यापार खड़ा किया हुआ है लोन वगैरह पर लेकर के, और उससे अगर बात बिगड़ जाए ना एक बार तो बस संभले नहीं संभलती है। उसके दरवाजे पर कर्ज वाले दस्तक देते रहते हैं बात बिगड़ने के बाद, और फिर वह बहुत गए से भी गया इंसान बन जाता है। तो मेन चीज़ तो ये बताना चाहूँगा भैया, सबसे पहले तो जब पैसा आ जाए तो अपनी औकात में रहना चाहिए, वरना कुछ लोग उड़ने लगते हैं कि मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। दूसरी बात यह है कि अगर थोड़ी बहुत गरीबी है तो आप कर्जा मत लीजिए। कर्जा एक तरह से कहते हैं वो डाउनफॉल कर देता है और ज़िंदगी फिर उबर नहीं पाता है इंसान। अमीर इंसान तो डूबता है अपनी मेमारी में कि भाई मैं सब कुछ हूँ, पैसा मेरे पास बहुत है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और गलत चीज़ों में पड़ जाता है। गरीब आदमी का सिस्टम तब ख़राब होता है जब वह लोन ले लेता है और फिर किस्तें ऊपर आ जाती हैं, EMI पर EMI महीने में बढ़ती है, वो तब बर्बाद हो जाता है। तो भैया मैं फिर से कहना चाहूँगा
आपके पास बेशक छोटी नौकरी है, 20,000, 25,000, 10,000 आप कमाते हो, अगर उससे आपका गुजारा हो जाता है परिवार का, कम खा लो, ज़्यादा शौक मत करो, तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके ऊपर कर्जा नहीं है, कोई तगादे वाला नहीं आएगा, कोई बेइज्जती नहीं करेगा, कोई मुंह उठाकर ऐसे कुछ भी शब्द नहीं बोल देगा। तो ये बहुत गहराई की बातें होती है, तब आती हैं जब इंसान खुद ठोकरें खा लेता है, खुद के साथ गुजर जाती है चीज़ें। और मैं कई बार बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि इन चीज़ों से सब लोग गुजरते हैं, हम भी गुजरे होंगे शायद, जिससे मैं बताता हूँ। तो वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। धर्मेंद्र शर्मा कमेंट करते हैं, रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, देवेंद्र कुमार फरीदाबाद से, मुकेश कुमार यूपी तरासी से, प्रवीण बघेल से पुरी से, धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, ज़बरदस्त कहानी, बहुत धन्यवाद करते हैं धीरज भाई आपका। अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से हैं। मनोज श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अशोक गोदरा कमेंट करते हैं बिश्नोई, अशोक कुमार बिश्नोई जिला फरौदी से। रमेश ठाकुर कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल दोबारा से, उसके बाद हमारे साथ कुमार सोनू, और उसके बाद रजत सैनी कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। राम गोसाई अमर में लगातार कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। सूरज डी फिजी से लगातार हमारे वीडियोज़ पर बने रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी उनका। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा सृष्टि जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, छगनदास खारडाबंद राजस्थान से, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी में भी लगातार कमेंट करते हैं, ताजी लोहमान हमारी बहन लगातार हमारे वीडियोज़ पर बनी रहती है, बहुत बहुत अपना आशीर्वाद देती हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो को जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।